Good morning, student. Today we will start BCom part third EAFM पेपर सेकंड। स्टूडेंट, अपना जो टॉपिक है वो WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जिसके अंतर्गत हमने लास्ट क्लास में WTO की स्थापना के बारे में, इसके क्या कार्य है और ऑब्जेक्ट उद्देश्य क्या है, इसके बारे में हमने लास्ट क्लास में बात की थी। साथ में ही हमने बात की थी WTO का संरचनात्मक ढांचा कैसा है, उसके बारे में बात हुई थी। तो उसमें ही एक पॉइंट रह गया था सचिवालय। तो देखिए सचिवालय क्या होता है। WTO है, अपना रूटीन का कार्य ऑपरेट करने के लिए एक सचिवालय बनाया गया है, जिसका सर्वोच्च अधिकारी WTO का महानिर्देशक होता है, जिसका कार्यकाल 4 वर्ष का होता है। इसकी नियुक्ति सामान्य परिषद द्वारा की जाती है। इसकी सहायता के लिए 4 उप महानिर्देशक होते हैं, जिनका कार्यकाल भी 4 वर्ष का होता है। सचिवालय जिनेवा इटली में है। WTO का आपको पूछना सचिवालय कहाँ है, तो सचिवालय जिनेवा इटली में है। सचिवालय अन्य बहुत से विभागों की मदद से WTO की प्रशासनिक व्यवस्था संचालन करता है। यद्यपि WTO की अनेक समितियां हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण 2 समितियां हैं जो सचिवालय के अन्य अंतर्गत आने वाले अन्य कार्य भी करती है। इनमें ये 2 जो समितियां हैं, उसमें स्टूडेंट फर्स्ट है विवाद निपटारा समिति और दूसरी है व्यापार नीति पुनः निरीक्षण समिति। ठीक है, 2 मेन समितियां हैं इनकी। कौन सी? विवाद निपटारा समिति, दूसरा है व्यापार नीति पुनः निरीक्षण समिति। ठीक है, तो ये WTO के सचिवालय के बारे में बताया। इससे पहले हमने WTO का जो भी स्ट्रक्चर था वो पूरी डिटेल से हमने नोट किया था। तो आज हम एक पॉइंट ये लेंगे, डिफरेंस बिटवीन WTO एंड गेट और WTO में क्या अंतर है। सेक्शन बी के लिए वेरी वेरी मोस्ट है, कभी कभी दोनों में अंतर भी आपको पूछेगा कि भी WTO और गेट में क्या अंतर है। तो देखिए फर्स्ट जो अपनी क्लास थी WTO की, उसमें आपको भी पता तो होगा कि WTO और गेट, WTO से जो पहले जो संस्था थी उसका नाम ही क्या था? गेट। ठीक है, और इसके स्थान पर गेट में जो कमियां रही, उन कमियों को रेक्टिफाई संशोधन करते हुए WTO की स्थापना 1995 में हुई। ठीक है, इससे पहले गेट था। ठीक है, दोनों का मेन टास्क क्या होता है? इंटरनेशनल ट्रेड को इंक्रीज करना। तो हम इसमें क्या क्या अंतर है उसके बारे में हम बात करते हैं कि गेट के जो टारगेट था वो क्या था और WTO का टारगेट क्या है, ये बड़ी संस्था है। ठीक है, तो ये सभी बातों पर हम बात करेंगे कि WTO और गेट में क्या अंतर है। ठीक है, WTO और गेट में अंतर के बारे में हम करेंगे। दोनों में काफ़ी अंतर है। वैसे आपको पता है ये जो गेट है, WTO से पहले जो संस्था थी WTO की स्थापना हुई है वो 95 में। इससे पहले जो संस्था थी वो गेट थी। गेट का ही नाम चेंज करके फिर क्या कर दिया? WTO कर दिया, क्योंकि गेट ने अपने जो उद्देश्य थे उसको प्राप्त नहीं किया, इसलिए काफ़ी कमियां रही गेट में। उन कमियों को दूर करने के लिए WTO की स्थापना की गई। समझ में आ रहा है ना? WTO का मुख्य कार्य क्या था? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को सुगम बनाना, आसान बनाना, इजी बनाना, इसके लिए उत्पन्न विवादों आदि को दूर करना, अन्य कार्यों में सहयोग करना। ठीक है, तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में जो भी समस्याएं हैं उनको दूर करने का मेन उनका कार्य था WTO। ठीक है, गेट का भी देखिए आपको बताएं तो ये 30 अक्टूबर 1947 को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की बाधाओं को दूर करने हेतु एक समझौता किया गया और समझौते का नाम गेट रखा गया, जर्नल एग्रीमेंट एंड टैरिफ एंड ट्रेड।
यह विचार किया गया कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को सुचारू रूप से चलाने में सफल होगा ये गेट। मतलब अंतर्राष्ट्रीय लेवल में जो बिजनेस किया जाता है उस बिजनेस में किसी प्रकार की प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम को ये सॉल्व करने में गेट की अहम भूमिका होगी। इसलिए यह एग्रीमेंट किया गया, यह विचार किया गया कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को सुचारू रूप से अच्छी तरह से चला सकेगा, लेकिन यह केवल विकसित देशों की संस्था मात्र बन के रह गया। कौन रह गया? गेट डेवलप कंट्रियों की इंस्टीट्यूट बन के रह गया, विकासशील और पिछड़े देशों के लिए कुछ विशेष नहीं कर पाया। कौन नहीं कर पाया? गेट। फिर 1994 तक गेट के 8 सम्मेलन कॉन्फ्रेंस हो चुकी थी। 15 अप्रैल 1994 को मॉस्को के नगर मैराकेश में 117 सदस्यों के वाणिज्यिक मंत्रियों के सम्मेलन में उरुग्वे चक्र के डंकल प्रस्ताव को स्वीकार करते हुए गेट के स्थान पर WTO नाम की संस्था बनाने के लिए स्वीकार किया गया। ठीक है, तो इस प्रकार से गेट के स्थान पर ही WTO का निर्माण हुआ है। ठीक है, आपको पूछ लेना कि भाई गेट WTO से पहले जो संस्था थी उसका नाम क्या था? गेट। ठीक है, WTO की स्थापना हुई 95। ठीक है, ऐसे अपने को याद रखना है। इसके बाद संगठनात्मक ढांचे की हम बात करें तो वो हम लास्ट क्लास में कर चुके हैं। अब हम इनके अंतर देखते हैं, WTO और गेट में क्या अंतर है। मेन टास्क तो क्या था? दोनों का ही टारगेट ये था अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को इंक्रीज किया। वो WTO या गेट और दोनों का जो मेन काम था वो क्या? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ाना, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में जो भी समस्याएं आती है उनको दूर करना, सदस्य देश में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आती है परामर्श करना, उनको जो भी प्रॉब्लम्स को संशोधन करना, प्रस्ताव रखना कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार किस प्रकार से बढ़ाया जाए, सदस्य देशों के बीच में समृद्धि रहे। ये सभी WTO और गेट के उद्देश्य थे, परंतु WTO में इन उद्देश्यों के साथ ही व्यापकता दिखाई दी गई। इन्वायरमेंट के बारे में, रोजगार के बारे में, लिविंग स्टैंडर्ड के बारे में, ये हमारे जो सदस्य देश है उनका जीवन स्तर बढ़े, रोजगार बढ़े, सदस्य देशों में किसी प्रकार की रोजगार की समस्या नहीं हो, गरीबी दूर हो और पर्यावरण संरक्षण को भी महत्व दिया गया। इसलिए गेट, ये जो गेट है और WTO है, तो WTO काफी व्यापक था। ठीक है, और ये लिमिट भी था। तो इसको हम पॉइंट टू पॉइंट बात करते हैं। तो फर्स्ट जो इसका अंतर है वो ये आप लिख सकते हो स्टूडेंट कि यह विश्व व्यापार का पुराना संगठन था। गेट क्या था? पुराना संगठन था। लगभग ये इस संगठन को 30/10/1947 को बनाया गया। तो गेट ये संगठन है, ये तो पुराना संगठन है WTO का, और ये WTO इसका निर्माण गेट की प्रभावहीनता के कारण हुआ। मतलब गेट की प्रभावहीनता के कारण ही जन्म किसका हुआ? WTO का हुआ। इसके निर्माण गेट की प्रभावहीनता के कारण हुआ और इसके गेट का स्थान लिया। किसने लिया? WTO ने ही गेट का स्थान लिया। इसका निर्माण आप 1 जनवरी 1995 बताओगे कि इसका निर्माण 1 जनवरी 1995 और गेट का 1947। इसके बाद दूसरा है कि आप ये बता सकते हो कि गेट का उद्देश्य था वो सीमित था। ठीक है, और इसका WTO का जो उद्देश्य है वो व्यापक है। ठीक है, समझ में आ रही है ना बात? गेट का जो उद्देश्य आप क्या बताओगे? सीमित है, और WTO है उसके उद्देश्य अधिक प्रभावी और व्यापक है। प्रभावी और व्यापक है। ये पॉइंट नंबर 2 है। 3rd पॉइंट में अपन लिखेंगे इस प्रकार से, कुछ सिलेक्टेड पॉइंट अपन इसमें लिखेंगे। ठीक है, तो 2 पॉइंट तो आपने बता दिए। फर्स्ट पॉइंट क्या था? फर्स्ट पॉइंट स्टूडेंट है इसकी डेट आपने बताई, ये 1947, ये 1995। ठीक है, ये सीमित है, इसका उद्देश्य सीमित था, इसका व्यापक और प्रभावी उद्देश्य। ठीक है, तीसरा आप बता सकते हो कि गेट है उसका कार्य क्षेत्र सीमित था।
केवल प्रशुल्क कम करना और व्यवसायिक बाधाओं को दूर करना है, इसके लिए उद्देश्य माना जाता है। समझ आ रही ना आपके बात? तो गेट का क्या कार्य था? गेट इसका कार्य क्षेत्र सीमित था, केवल प्रशुल्क कम करना और व्यापारिक बाधाओं को दूर करना, यही इसके उद्देश्य थे। ठीक है, गेट चाहता था कि भी व्यापार, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में जो भी समस्याएं आती है उनको दूर करना और प्रशुल्क जो टैक्स है उसको कम करना, यही इसके मेन टास्क थे। इस पर ये काम करता था। ठीक है, WTO का क्या काम था? WTO का क्षेत्र गेट के जो टास्क थे, उद्देश्य थे, उसके अलावा भी, मतलब वो तो थे, उसके अलावा भी बौद्धिक संपदा अधिकार और पर्यावरण संरक्षण एवं सेवा व्यापार में शामिल किया गया। ठीक है, तो व्यापार को तो बढ़ाना है, उसमें समस्या आ रही है उसको दूर करना, टैक्स से प्रशुल्क संबंधी समस्या उसको कम करना, ये जो था इस साथ में उन्होंने क्या लिया? इसके अलावा बौद्धिक संपदा अधिकार और पर्यावरण संरक्षण एवं सेवा व्यापार में वो शामिल किया इसने अपने उद्देश्य। ठीक है, तो इस प्रकार से ये व्यापक था, ये सीमित था। फिर हम बात करें कि जो गेट है इसकी वैधानिक हैसियत सीमित थी। ठीक है, गेट के मेंबर जो कंट्री थी, सदस्य देश है, उसको घरेलू नीतियों में इंटरफेयर करने का अधिकार नहीं था। ठीक है, मतलब गेट है वो अपने जो सदस्य देश है उनकी इंटरनल पॉलिसी, ट्रेड की इंटरनल ट्रेड पॉलिसी है, उसको वो इंटरफेयर नहीं कर सकता था। ठीक है, परंतु WTO की वैधानिक हैसियत अधिक मजबूत थी। यह सदस्य देशों को अपनी जो नीतियां है उसको परिवर्तन करने के लिए बाध्य कर सकता है। ठीक है, मतलब इसके पास ज्यादा कोई अधिकार नहीं था। ये अपने सदस्य देशों को ये नहीं कह सकता कि आप इंटरनल जो ट्रेड पॉलिसी उसको चेंज करें। ठीक है, इंटरनेशनल कह सकता है और इंटरनल मतलब उसकी घरेलू जो व्यापार नीति है उसमें चेंजेस के लिए बाध्य नहीं कर सकता। ठीक है, WTO बाध्य कर सकता है, अपने सदस्य देशों को कह सकता है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की जो पॉलिसी है उसके अकॉर्डिंग आपकी घरेलू नीतियों में भी चेंजेस करवा सकता है। ठीक है, इसके पास वैधानिक अधिकार है। फिर हम बात करें नेक्स्ट अंतर की, तो ये जो गेट है इसके पास दंडात्मक अधिकार नहीं थे। ये किसी को पनिशमेंट या कार्रवाई नहीं कर सकता, ये सुझाव दे सकता था कि भाई आपको ऐसे करना चाहिए सदस्य देशों को, परंतु इसमें दंडात्मक कार्रवाई नहीं थी। ठीक है, ये उचित कार्रवाई नहीं कर पाता था। ठीक है, सुझाव मात्र संस्था थी, सुझाव कि भी आपको ऐसा करना चाहिए। ठीक है, और यदि कोई सदस्य देश नहीं करते थे तो उस पर उचित कार्रवाई नहीं कर पाते थे। ठीक है, परंतु WTO के पास ऐसे अधिकार है, दंडात्मक अधिकार है। दंडात्मक अधिकार होने पर ही गेट को हम ये कह सकते हैं कि ये WTO है, ये अपने सदस्य देशों को मजबूर कर सकता है, उन पर कार्रवाई कर सकता है। इसलिए कहते हैं ये जो गेट है ये बिना दांत वाली संस्था रह गई। ठीक है, गेट है ये क्या है? बिना दांत, इसको कहते हैं बिना दांत वाली संस्था है। ठीक है, ये सुझाव दे सकती है यदि आप सदस्य देश नहीं मानते हैं तो ये सुझाव कर सकते हैं कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए ऐसा। ठीक है, और यदि वो करते हैं उस पर उचित कार्रवाई ये नहीं कर सकता। WTO ये कर सकता है, ये अपने सदस्य देशों पर उचित कार्रवाई कर सकता है यदि वो इस नियमों का उल्लंघन करते हैं या कहे अकॉर्डिंग नहीं चलते हैं, कहने के अकॉर्डिंग चेंजेस नहीं करते हैं, तो ये कर सकते हैं। गेट में एक अच्छी विशेषता जरूर थी कि इनमें नौकरशाही व बहुराष्ट्रीय कंपनियों का वर्चस्व अधिक नहीं था। ठीक है, नौकरशाही और बहुराष्ट्रीय कंपनियों का वर्चस्व जिसमें अधिक नहीं था, इसमें अधिक है।
ठीक है। जबकि WTO में इसकी भूमिका महत्वपूर्ण है। नौकरशाही और बहुराष्ट्रीय कंपनियों का वर्चस्व अधिक है WTO में, गेट में नहीं है। ठीक है। और हम बात करें तो हम बता सकते हैं कि गेट में विकसित देशों के प्रति भेदभावपूर्ण बर्ताव था, लेकिन विकासशील देशों के हितों को ध्यान में रखने का कार्य ये होता था। WTO के अंतर्गत विकसित देशों का WTO में विकसित देशों का वर्चस्व अधिक होने से विकासशील देशों के हित उपेक्षित होते हैं। ठीक है। तो इस प्रकार से ये हमने मेन जो इसमें अंतर थे वो बात की। तो दोनों में अंतर के बाद हम बात करते हैं स्टूडेंट एडवांटेज ऑफ WTO। संभावित लाभ क्या हो सकते हैं WTO के। ठीक है। WTO जो है उससे सदस्य देशों को क्या बेनिफिट होंगे, इस पर हम संभावना व्यक्त करते हैं कि वे क्या क्या लाभ हो सकते हैं। तो इसमें जो लाभ की बात हम करें तो हम ये कह सकते हैं कि अपने को अच्छा मार्केट मिल सकता है। ठीक है। बाजार है वो बेहतर मार्केट, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा देने की बात करता है WTO। तो आपके पास प्रत्येक एक्टिविटीज के लिए, प्रत्येक प्रोडक्ट के लिए आपको बड़े बाजार उपलब्ध हो सकते हैं। विश्व व्यापार की संगठन की स्थापना से सभी राष्ट्रों को विश्वव्यापी बाजार उपलब्ध हुए हैं। इससे अच्छे बाजार पहुंच के लिए कारण ही विश्व की आय हम बात करें 213 से 274 अरब डॉलर तक वार्षिक वृद्धि हुई है। एनुअल इंक्रीज हुआ है 213 से वो कितना 274 अरब डॉलर पहुंच गया है। ठीक है। WTO के प्रयास से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार यहाँ से कहाँ पहुंच गया है 213 अरब डॉलर से वो 274 अरब डॉलर पहुंच चुका है। ठीक है। निर्यात में भी वृद्धि करता है, बाजार पहुंच। ठीक है। एक्सपोर्ट निर्यात में वृद्धि के लिए निर्यात आयात दोनों में। ठीक है। तो ये कुछ एडवांटेज है जिसका हम पॉइंट टू पॉइंट बात करते हैं कि WTO से सदस्य देशों को क्या लाभ होगा, क्या संभावना है लाभ होने की। तो लाभ में सदस्य देशों को क्या लाभ होंगे उसके बारे में हम बात करें तो फर्स्ट हम लिख सकते हैं कि विश्व संसाधनों का अनुकूलतम उपयोग, यूटिलाइजेशन ऑफ वर्ल्ड रिसोर्सेज। विश्व के जो संसाधन है उसका मैक्सिमम आप यूज कर सकते हो, क्योंकि WTO चाहता है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार बढ़े, आयात बढ़े, निर्यात बढ़े। ठीक है। दो देशों के बीच में व्यापार बढ़े, और व्यापार कब बढ़ सकता है जब आपका मार्केट की साइज बड़ी होगी, पूरा विश्व ही एक मार्केट होगा, तो उसके अकॉर्डिंग आपके प्रोडक्ट की डिमांड होगी, उसके अकॉर्डिंग आप प्रोडक्शन करोगे, और जो भी नेचुरल रिसोर्सेज है, विश्व के संसाधन जिस भी देश के पास जितने भी है, उसका बेनिफिट पूरे विश्व को मिल पाएगा, पर्टिकुलर एक देश को नहीं मिलेगा। ठीक है। तो ये हम बता सकते हैं कि विश्व संसाधनों का अनुकूलतम प्रयोग, ये जो बेनिफिट है ये विकसित देशों के लिए है अधिक। ठीक है। विकासशील जो देश है उसको अभी डेवलपमेंट किया जा सकता है। ठीक है। बहुराष्ट्रीय समझौतों से देश के निर्यात में सहायता हो सकती है। विकसित या विकासशील देशों को बाजार पहुंच में वृद्धि हो सकती है। ठीक है। इसके साथ ही विश्व की आय में वृद्धि हो सकती है। शोध और अनुसंधान को प्रोत्साहन मिल सकता है, प्रौद्योगिकी का विकास हो सकता है, उत्पादन लागतों में कमी आ सकती है, उत्पादन के लागतों में भी कमी आ सकती है। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार करते हो, आप रॉ मटेरियल प्रोडक्शन करते हो, फिर फिनिश प्रोडक्ट बनाते हो,
विश्व व्यापार करने लगते हो जब आप, तो आप रॉ मटेरियल दूसरे देश से भी आयात कर सकते हो कम कीमत पर, इसलिए आपकी लागत है, कॉस्ट है, वो कम आ सकती है। ठीक है, उपभोक्ताओं को उपयोग सस्ती लागतों पर वस्तु की उपलब्धता कर सकते हो। ठीक है, उपभोक्ताओं को सस्ती लागतों पर जो अच्छा प्रोडक्ट, अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट मिल सकता है कम कीमत पर। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। इसके साथ ही प्रौद्योगिकी उत्पादन को कस्टम ड्यूटी में कमी की जा सकती है, कृषि उत्पादकों को 100% सुरक्षित किया जा सकता है, विकासशील देशों की बाजार पहुंच में वृद्धि की जा सकती है। ये सभी सदस्य देशों तथा विकसित देशों के लिए संभावित लाभ मैंने आपको बताए हैं कि भी WTO से क्या संभावित लाभ है। ठीक है, तो देखिए WTO का टारगेट ही है कि भी दो देशों के बीच में अधिक से अधिक व्यापार बढ़े और किसी प्रकार की प्रॉब्लम समस्या है तो उस समस्या को ये WTO निवारण करता है। ठीक है, इससे कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न न हो। ठीक है, और कोई प्रॉब्लम आती है तो ये मंच उपलब्ध कराता है, उसमें सदस्य देश अपनी बात रख सकते हैं और जो भी समस्या है उसको सॉल्व करने की प्रयास करता है। इसके बाद हम ये बता सकते हैं कि जो WTO है, WTO वो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में जो पिछड़े देश हैं या विकासशील देश है उनके लिए भी काफ़ी काम करता है। डेवलप कंट्री है, सदस्य देश है, उनको प्रेरित करता है कि जो पिछड़े देश है उनके वो आर्थिक रूप से, टेक्निकल कोई प्रॉब्लम है, प्रबंध की है, वो सभी समस्याएं है तो उनकी वो सहायता करे, जिससे कि वो भी अपने उद्योग धंधों को बढ़ा सके, आगे बढ़ सके। तो इस प्रकार की भी सहायता प्रदान की जाती है WTO के सहयोग से। ठीक है, साथ में हम बात करते हैं WTO के संभावित खतरे। ये तो हमने बताया कि WTO के पक्ष में, फेवर में हमने व्यू दिए। ठीक है, एडवांटेज बताए, लाभ बताए। अब हम इसके साथ ही एक और कर लेते हैं कंप्लीट, WTO के संभावित खतरे या अगेंस्ट में, विपक्ष में हम बोलेंगे WTO के। ठीक है, या डिसएडवांटेज बोल दीजिए, डिसएडवांटेज ऑफ WTO। तो डिसएडवांटेज की हम बात करें तो इसमें हम बता सकते हैं कि विकासशील देशों के हित की उपेक्षा, WTO ने विकासशील देशों के हितों की उपेक्षा की है। ठीक है, एक तो ये संभावित खतरे हैं। विकासशील देशों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई अधिक होने की संभावना। अब विकासशील देश ने या पिछले देश ने कोई कार्रवाई, जो नियम रूल्स को फॉलो यदि नहीं किया है या उनके वो रूल्स फॉलो करना संभव नहीं है तो WTO क्या करता है, दंडात्मक कार्रवाई करता है। ठीक है, तो इस प्रकार से भी पिछड़े गरीब देशों को या विकासशील देशों को काफ़ी नुकसान पहुंचता है, क्योंकि वो इस प्रकार के नियम रेगुलेशन को फॉलो नहीं कर पाते। उनकी आर्थिक समस्याएं हैं या देश की समस्याएं, उसके अकॉर्डिंग वो उनको फॉलो नहीं कर पाते, और यदि फॉलो नहीं करते हैं तो WTO के द्वारा उन पर कार्रवाई की जाती है। विकासशील देशों द्वारा देश हित में नीति निर्माण में बाधा। और विकासशील जो देश है, पिछड़े देश है, वो क्या चाहते हैं, वो अपनी नीति निर्माण करके इंटरनल जो पॉलिसियां है वो बनाते हैं, परंतु WTO कहता है कि आपकी जो इंटरनल पॉलिसी है ट्रेड की, उसको चेंज करिए, इसको ऐसे करिए। इस प्रकार से वो अपना आर्थिक विकास को भी अवरुद्ध कर लेते हैं। ठीक है, क्योंकि WTO का सदस्य रहना है तो जैसे WTO की निर्देश है उसके अकॉर्डिंग ट्रेड पॉलिसी, इंटरनल पॉलिसी को भी चेंज करना होता है। और इंटरनल पॉलिसी चेंज होती है तो देश की आर्थिक व्यवस्था उस देश के अकॉर्डिंग नहीं रह पाती है, तो ये भी समस्या विकासशील देशों को हित में नीति निर्माण में भी बाधा उत्पन्न करता है WTO। इसके बाद हम बात करें तो विकसित देशों के दोहरा मापदंड। विकसित देशों के दोहरे मापदंड भी देखने को मिलते हैं WTO के अलग अलग विकसित देशों और
विकासशील देशों का अलग अलग गुटबाजी देखने को अपने को इसमें मिलती है। विकासशील देशों की अलग, विकसित देशों की अलग, इस प्रकार, ठीक है। विकासशील देशों हेतु पर्यावरण संरक्षण में कठिनाई, विकासशील देशों हेतु पर्यावरण संरक्षण में कठिनाई है, क्योंकि पर्यावरण संरक्षण के लिए अलग अलग उन पर काम करने होते हैं उनको, जो कि उनके लिए बहुत ही आर्थिक रूप से परेशानी साबित करने वाले होते हैं। इसी प्रकार से गैर व्यापारिक सामाजिक मुद्दों पर राजनीति की जाती है, जैसे बाल श्रम, श्रम मानक, मानवाधिकार, इस प्रकार के गैर व्यापारिक सामाजिक मुद्दों पर राजनीति की जाती है विकसित देशों के द्वारा विकासशील देशों पर या गरीब देशों पर। इसी प्रकार से विकासशील देशों पर संवैधानिक या कानूनी परिवर्तन करने का प्रभाव किया जाता है, स्वतंत्रता पर कुठाराघात किया जाता है, विकसित देशों का पक्षपातपूर्ण रवैया रहता है, और कुल मिलाकर विकासशील देशों के लिए घातक साबित हुआ है ये WTO। इसमें विकसित देश ही डायरेक्ट इनडायरेक्ट रूप से अपने नियम नीतियों में निर्माण में अपने फेवर में करके विकासशील देश या गरीब देशों को उसको ऑपरेट करने के लिए बाध्य किए करता है। तो हम इस प्रकार से हम फेवर में भी इसके बारे में बताया, क्या फेवर है अगेंस्ट में। अब इसका निष्कर्ष हम बात करते हैं, इसका रिजल्ट निकालते हैं कि क्या है। तो निष्कर्ष यही है स्टूडेंट कि WTO है, इसमें भी विकसित देशों का बोलबाला अधिक है, विकासशील देशों को ओनली या गरीब देशों को ओनली नियम फॉलो करने की मेंबर तक ही परमिशन है, ये मानिए आप। तो जहाँ तक भारत जैसे विकासशील देश के लिए WTO लाभ और हानि का प्रश्न है, तो अधिकतर लाभ सैद्धांतिक प्रतीत होते हैं, अर्थात सैद्धांतिक रूप से यह तर्क दिया जाता है कि व्यापार का खुलापन है। सैद्धांतिक रूप से ये तर्क दिया जाता है कि WTO ने व्यापार का खुलापन, ओपन मार्केट किया है और नियमों का सरलीकरण किया गया है, विकसित देशों को आर्थिक विकास में मदद मिली है। यह भी सच है कि बहुराष्ट्रीय समझौतों के कारण सभी देशों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में वृद्धि हुई है, लेकिन दूसरी तरफ WTO के अन्य प्रावधान के कारण जैसे TRIPS, TRIMS और सब्सिडी निर्धारण करने के फार्मूले आदि, इनसे विकासशील देशों को हानि पहुंची है, लाभ नहीं। समझ में आ रहे ना। तो ये समझौते इस प्रकार के हैं जिससे निसंदेह प्रत्येक सदस्य देश है WTO का, उसका अंतर्राष्ट्रीय व्यापार बढ़ा है WTO के सहयोग से। बट ये भी अपने को ध्यान में रखना होगा कि WTO के समझौतों के कारण कुछ इस प्रकार के नियम है जिनको फॉलो करने से उन देशों को लाभ न पहुंचकर क्या हुई है, हानि हुई है, क्योंकि 90% से अधिक पेटेंट अधिकार विकसित देशों के पास ही है। इसके माध्यम से काफी वित्तीय संसाधनों का शोषण भी किया जाता है, अर्थात खुले बाजार के लाभ कम हैं। ऐसी स्थिति में यह प्रश्न उठाना संभाविक है कि भारत जैसे विकासशील देशों को WTO को छोड़ देना चाहिए क्या। ज्यादातर अर्थशास्त्रियों, ठीक है, तो इस प्रकार से नुकसान अधिक है, तो क्या सदस्यता छोड़ देनी चाहिए। तो देखिए WTO के नुकसान भी बताए मैंने, फायदे भी बताए। तो इस प्रकार से जो रिजल्ट निकला है उसमें यह है कि WTO की क्या हमें सदस्यता छोड़ देनी चाहिए। तो इसका हम बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में कि WTO की सदस्यता हम नहीं छोड़ सकते, क्योंकि कोई भी देश अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से मना नहीं कर सकता। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार प्रत्येक देश की मांग कह दीजिए, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के बगैर कोई भी देश का विकास संभव नहीं है। इसलिए हम ये तो नहीं कह सकते कि WTO की सदस्यता छोड़ दी जाए। तो क्या रिजल्ट करना है इसके लिए हम बात करेंगे, नेक्स्ट क्लास में करेंगे, क्योंकि ये पॉइंट WTO का 1-2 क्लासों में कंप्लीट होने वाला नहीं है। इसलिए क्या भारत को भी WTO की सदस्यता छोड़नी चाहिए या नहीं, या भारत एक क्या विकासशील देश है, तो
विकासशील देश होने के नाते भारत को इस WTO में अपने सदस्यता के रूप में क्या करना चाहिए, इसके बारे में हम बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में कि WTO के सदस्य के रूप में रहते हुए क्या उनको प्रयास करने चाहिए जिससे कि पिछड़े देश है और विकासशील देश है उनको WTO का बेनिफिट मिले। ठीक है, ये नहीं कि वहाँ जो नियम बने हैं उनको ही उन पर थोप दिए जाए, उनको ओनली नियमों की पालना करने वाला देश न बन के उसके ऊपर अधिक कार्रवाई की जाए। और भारत ने इस पर कार्रवाई की भी है, काफी कॉन्फ्रेंस हुई है, कॉन्फ्रेंस में भारत ने अपना मजबूत पक्ष भी रखा है। इन सभी बातों के साथ हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। आज के लिए इतना काफी है। थैंक्स।